हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है सारा टॉपिक का जो है ना एक जगह कलेक्ट करके ला लिए हैं। तो आप लोग जो है ना क्या कीजिए कि नोटबुक में इसको नोट कर ले, ताकि आप जो है ना आसानी से बोर्ड में जैसे सवाल आए आप आसानी से मैथमेटिक्स बना सकते हैं, ठीक ना। बिना फार्मूला का आपका मैथमेटिक्स अधूरा रहेंगे, इसलिए आप क्या कीजिए कि मैथमेटिक्स का सारा फार्मूला एक जगह जो है ना कलेक्ट करके नोट कर ले, ताकि आपका मैथमेटिक्स आसानी से आप मैथ को बना सकेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम एक बगल से सारा मतलब देख लेते हैं फटाफट। देखिए यहाँ से वास्तविक संख्या से दिया हुआ है, तो आप जानबे करते हैं कि यहाँ से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है, ठीक ना। तो आप इसी से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल, और भागफल बराबर हो जाएगा भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक, ठीक ना। अब देखिए शेषफल यदि निकालना होगा तो भाज्य माइनस भाजक गुना भागफल कर देंगे, निकल जाएगा। आपके लिए यहाँ से देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आई है, ठीक ना। आपको पूछेगा कि एल्गोरिथम आप जो है ना प्रमेय से इसको क्या कीजिए कि सॉल्व कीजिए, ठीक ना। तो एल्गोरिथम से हमको सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो आपको यही फार्मूला पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद देखिए छठा दिया हुआ यहाँ से कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मौसौ गुना लौसौ के इक्वल होता है। तो आप देखिए दो संख्या को हम इसमें मान लिए हैं कि a और b, दूसरा को पहली को मान लिए a और दूसरी को b। तो पहली गुना दूसरी बराबर क्या हो जाएगा, SCF गुना LCM हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना फार्मूला आपका वास्तविक संख्या से हो जाते हैं। चलिए अगला हम देख लेते हैं बहुपद से। बहुपद से यदि हम देखेंगे इसका सारा फार्मूला, तो देखिए बहुपद का क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप यदि पूछ दे एक चर वाले रैखिक समीकरण का, तो यहाँ से हो जाएगा ax प्लस बी बराबर आपको 0 लगा देना है, ठीक है ना। इसका घात जो होगा इसका पावर 1 होगा। देखिए एक चर वाले पे यहाँ पे x पे पावर 1 है, तो मतलब समझ जाइए कि ये एक चर वाले ठीक है, ठीक ना। चलिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे, ठीक ना। इसका घात जो होता है 2 पावर होता है। तो आपको देख लेना है कि यहाँ से स्क्वायर लगा हुआ है x में, तो ये हो जाएगा मतलब द्विघात बहुपद। चलिए त्रिघात बहुपद का यदि पूछे व्यापक रूप, तो ये हो जाता है ax³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। इसका घात जो होगा ये मतलब 3 पावर होगा, ठीक ना। इस पे x पे 3 पावर और x पे यहाँ से b, इसमें 4 टर्म हो जाएगा a b c d, द्विघात में हो जाएगा a b c हो जाएगा, ठीक ना। इसका पावर जो होगा 2 हो जाएगा पावर द्विघात के लिए, त्रिघात के लिए 3 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए हम अगला देख लेते हैं। अगला है कि बहुपद मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। तो देखिए द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण आपको बनाना होगा तो इसी सूत्र का यूज करना होगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये द्विघात समीकरण का मूलों का योग है और ये द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है 12 में कि नोट में बहुपद के जगह यदि समीकरण हो तो केवल 0 लगा देना है, ठीक है ना। समीकरण हो तो क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। चलिए अगला हमको देख लेते हैं 13 में है कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब हो गया कि द्विघात समीकरण के मूलों का यदि योग पूछेगा तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए हो जाएगा। और यदि मूलों का गुणनफल पूछे ना द्विघात समीकरण में कि क्या हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट सूत्र लगाना है सी बाय ए, ठीक ना। चलिए अगला देख लेते हैं। यदि a बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बराबर क्या लगाना है आपको, माइनस बी बाय सी लगा देना है, ठीक ना। यहाँ से डायरेक्ट आपको माइनस बी बाय सी देना है। देखिए कैसे हो जाता है, तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ से देखिए अल्फा इंटू बीटा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो आप जानते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का मान क्या हो जाता है, माइनस बी बाय ए, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाता है क्या, सी बाय ए। तो ए से ए कट जाएगा तो माइनस बी बाय ए हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय सी हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला हम देख लेते हैं। अगला है कि अल्फा
यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आता है माइनस बी बाई ए हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी बाई ए हो जाएगा। ठीक ना, तो इसको डायरेक्ट आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला है दो चर वाले रैखिक समीकरण, एकदम वीवीआई यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है ना, इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर बार बोर्ड में पूछ ही देते हैं। तो आपको देखिए यदि a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा तो ये हो जाएगा इसका, देखिए इसका जो है ना युग्म जो होगा संगत होगा, इसका हल होगा केवल एक हल होगा, और इसका जो है ना ग्राफ जो होगा प्रतिच्छेदी होगा, और इसका युग्म में ही लिखेंगे हम अब अविरोधी, क्या लिखेंगे अवरोधी हो जाएगा। ठीक ना, इसको ध्यान रखना है। तो इसका देखिए समीकरण कैसा रहेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का, एक रहेगा ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। उसके बाद दूसरा रहेगा यहाँ से दूसरा इसको बोलेंगे a1 b1 और यहाँ से c1, ये हो जाएगा a2x प्लस b2 यहाँ से y हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे y हो जाएगा प्लस c2 बराबर 0 हो जाएगा। तो ऐसा समीकरण रहेगा और ये कंडीशन आपको बताना है। ये कंडीशन यदि है a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये सारा मतलब इसमें हम रूल अप्लाई करेंगे। उसके बाद देखिए अगला है कि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका जो युग्म होगा असंगत होगा। ठीक ना, और यहाँ से विरोधी हम बोलेंगे, इसका हल कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, इसका ग्राफ जो होगा समांतर होगा। ठीक ना, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है क्या कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इसका युग्म जो होगा संगत होगा या आश्रित होगा। ठीक ना, इसको ध्यान रखना, इसका हल जो होगा अपरिमित रूप से अनेक होगा, मतलब यहाँ से इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा यदि तीनों इक्वल रहेगा तो इस कंडीशन में, और इसका जो ग्राफ होगा इसका संपाती होगा। ठीक ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इससे क्या है कि 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं हम द्विघात समीकरण का सारा सूत्र। यदि आपको विवेचक निकालना हो या डी का मान निकालना हो या तो विविक्तर निकालना हो, ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक ना, जिसको हम डी से डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। अब देखिए डी बराबर जो होता है फार्मूला b² - 4ac हो जाता है। उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से है कि जब d बराबर b² - 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक ना, कहने का मतलब यहाँ से है कि यदि d का मान जो है ना 0 के इक्वल आ जाए तो ये हो जाएगा क्या मतलब वास्तविक एवं समान होंगे। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ है, जब d बराबर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है, मतलब बड़ा जो है ना 0 से है, तब क्या होगा मूल वास्तविक एवं असमान होगा। या तो कहीं कहीं आपको ऑप्शन में मिलेगा वास्तविक एवं भिन्न भिन्न हो जाएगा। ठीक ना, तो चलिए उसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला यदि यहाँ से d बराबर b² - 4ac लेस देन 0 हो, मतलब कहने का मतलब b² का मान जो है ना d का मान लेस देन 0 हो, तो मतलब 0 से बड़ा हो, ये 0 बड़ा हो लेकिन 0 से ये छोटा हो, मतलब माइनस में यदि मान आ जाए ना तो इसका मान जो होगा मूल अवास्तविक होते हैं, या तो इसको हम बोलेंगे वास्तविक नहीं। ठीक ना, इसको ध्यान रखना है आपको बढ़िया से। उसके बाद देखिए अगला जो होता है, यदि हमको द्विघात समीकरण का मूल निकालना होगा तो मूल में क्या हो जाएगा, तो x बराबर लिखेंगे -b आप प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a, या तो आप यहाँ इसके जगह b² - 4ac के जगह d भी यूज कर सकते हैं। ठीक ना, लेकिन फार्मूला में पूछे जाते हैं 2-3 बार, देखते हैं बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन डायरेक्ट सेम टू सेम ऑप्शन दे देते हैं। ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है कि अल्फा बराबर -b, इसका देखिए द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो 2 में है एक अल्फा है -b आप प्लस √2a, यहाँ से b² - 4ac बटे 2a, तो ये यहाँ प्लस वाला हुआ। अब बीटा का मान निकालेंगे तो ये एक माइनस वाला निकल जाएगा, -b या -√b² - 4ac बटे 2a हो जाएगा। ठीक ना, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला हम देख लेते हैं। अगला हम समांतर श्रेणी से देख लेते हैं सारा फार्मूला। तो देखिए यदि समांतर श्रेणी का d निकालना होगा, ठीक ना,
तो यहाँ से डी निकालने के लिए आपको छोटी जो डी यहाँ से दर्शाया गया है सार्वंतर, इसको हम A2 माइनस A1 कर देंगे तो यहाँ से डी का मान निकल जाएगा। उसके बाद AN बोले या AP का जनरल फार्मूला बोले तो TN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक ना। इसको आपको जनरल फार्मूला को भी ध्यान रखना, या तो हम इसको AN भी कहते हैं, AN, या तो हम इसको AN भी कहते हैं, ठीक ना। यहाँ से जिसको हम अंतिमा पद कहते हैं, ये TNC इसको दर्शाते हैं, nth पद। चलिए अगला है कि यदि आपको योग निकालना होगा AP में तो SN बराबर फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक ना। यदि अंतिम पद से nवां पद निकालना होगा तो आपका सूत्र हो जाएगा A माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ A जो है ना अंतिम पद होगा, ठीक ना। यहाँ से या तो आप L भी दर्शा सकते हैं, L से हम लास्ट टर्म को दर्शा सकते हैं, या तो A को, तो यहाँ बता दिया गया है A क्या है, अंतिम पद है, सबसे लास्ट वाला पद। अगला देखिए SN बराबर हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि SN बराबर जो होता है n/2 यहाँ से A प्लस AN हो जाता है, ठीक ना। इसको याद रखना है, मतलब यहाँ से ये हुआ A दर्शाता है मतलब पहला पद को, और ये N जो दर्शाता है ये अंतिम पद को दर्शाता है, तो हम A प्लस L भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो SN बराबर डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं कि n/2 इंटू A प्लस L भी, ठीक ना। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन को, अगले फार्मूला को हम देख लेते हैं। अगला टॉपिक है मेरा निर्देशांक ज्यामिति, ठीक ना। निर्देशांक ज्यामिति से जितने भी वन लीनियर क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी फार्मूला हैं सभी इस पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला हो जाएगा क्षैतिज रेखा को x अक्ष एवं उदग रेखा को y अक्ष कहते हैं। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि क्षैतिज और उदग रेखा किसको कहते हैं। देखिए ऐसे जो लेटा हुआ लाइन है तो इसको कहेंगे हम क्षैतिज रेखा, ठीक ना। और ये जो खड़ा है इसको कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इस साइड जो जाएगा ना क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, x अक्ष कहते हैं, मतलब इस वाले को हम x अक्ष कहेंगे, और यहाँ से इसको बोलेंगे हम y अक्ष, ठीक ना। यहाँ से y अक्ष बोलते हैं। तो यहाँ से इसी को खींच लेते हैं, ये इधर निगेटिव में आ जाता है, इधर नीचे भी निगेटिव में, ये दोनों पॉजिटिव होता है। तो इसी को हम यहाँ से देखे हैं कि क्षैतिज रेखा को x अक्ष एवं उदग रेखा को y अक्ष कहते हैं। चलिए अगला है कि मूल बिंदु जिस बिंदु पर क्षैतिज x एवं उदग रेखा y प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो देखिए यहाँ जो ये कट कर रहा है ये लाइन, इसी को हम कहते हैं, यहाँ से इस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं, ठीक ना। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। जब भी दर्शाते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक हम 0,0 से दर्शाते हैं, ठीक ना। y भी 0 और x भी 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला हम देख लेते हैं। अगला है कि किसी बिंदु के निर्देशांक में दो मान x y होते हैं जिनमें पहले x को भुज या x निर्देशांक एवं दूसरे y को कोटि या y निर्देशांक कहते हैं, ठीक ना। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से देखिए यदि आपके यहाँ से x अक्ष है तो इसको कहेंगे हम भुज, और y अक्ष वाले को कहेंगे कोटि। या तो y निर्देशांक कहते हैं या तो x निर्देशांक कहते हैं, ठीक ना। इसको ध्यान रखना अच्छी तरीके से, काहे कि ये पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए कोटि और भुज वाले। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से फार्मूला कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की भुज या x निर्देशांक कहलाती है। उसके बाद देखिए अगला देख लेते हैं। अगला है, अभी तुरंत बताएं, इसके बारे में अभी बता दिए। अगला है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से जो दूरी होगा इसको हम क्या कहेंगे, x अक्ष से दूरी को कोटि कहेंगे। ऊपर लका को क्या कहते हैं, हम कोटि कहते हैं। अच्छा उसके बाद हो गया यहाँ से अगला हो गया कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक
x, 0 लेते हैं एवं y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है, ठीक ना। ये चीज ध्यान रखना है। अगला है देखिए दूरी सूत्र यदि आपको लगाना होगा, या तो पी क्यू कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा, या तो ए बी लिख सकते हैं। 2 पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच के दूरी निकालते हैं। मान लेते हैं इसको पी और इसको क्यू मान सकते हैं आप, ए बी कुछ भी मानिए। इसके बीच के जो डिस्टेंस निकालेंगे इसका फॉर्मूला हो जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक ना। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक ना। ऐसे भी आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, यदि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना होगा तो सीधा आपको लिख देना है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक ना। काहे कि मूल बिंदु का तो निर्देशांक 0, 0 होता है, इसलिए हमको डायरेक्ट एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो x का स्क्वायर कर देंगे और y का स्क्वायर कर देंगे रूट अंडर में, बस निकल जाएगा मूल बिंदु से दूरी। चलिए अगला है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, एकदम इम्पॉर्टेंट यहाँ से फार्मूला है मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसको ध्यान रखिएगा। x, y बराबर जो निकालते हैं ये x1 प्लस x2 बटे 2 करते हैं, y1 बटे y2 बटे 2 कर देते हैं, ठीक ना। इसको ध्यान रखना है। अगला हो जाता है देखिए त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। यदि हमको त्रिभुज के केंद्रक सेंट्रॉइड का निकालना होगा तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई यदि दोनों निर्देशांक निकालना होगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 हो जाएगा, ठीक ना। यदि हमको विभाजन सूत्र या तो कहीं मिले कि अंतः विभाजन सूत्र क्या है तो आपको ये फार्मूला देखना है, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2 कर देना है तो पहला निर्देशांक निकल जाएगा। उसके बाद दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 m2 कर देना है, ठीक ना। तो आपको ऐसे शॉर्ट में भी याद रखना है 12 21 12 21, ये चीज़ ध्यान रखना है। पहले वाला में 21 लेना है, ठीक ना, और नीचे नीचे में 12 12 हो जाएगा। तो 12 कहने का मतलब हो गया कि m1 m2, इस पे 12 आ रहा है, इसमें भी 12 आ रहा है, ठीक ना। ऊपर में भी 12 21 12 21, लेकिन यहाँ से चेंज हो जाएगा x2 x से है x2 प्लस यहाँ से हो जाएगा x1, ठीक ना। चलिए अगला हम देख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आपको ज्ञात करना होगा तो यहाँ से 1/2 इंटू हो जाएगा, यहाँ से बड़ी ब्रैकेट से क्लोज कर देना है। उसके बाद x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक ना। देखिए इसमें क्या करना है आपको कि याद रखना है, तो इसमें शॉर्ट तरीका से हम याद रख सकते हैं कि आपको x1 x2 x3 सब में तो होगा, x1 से शुरू करेंगे, उसके बाद x2 प्लस करना है, उसके बाद प्लस में x3, लेकिन यहाँ से याद रखते हैं कि यहाँ से 23 31 12 याद रख लेना है, ठीक ना। तो 23 31 12 कहने का मतलब हो गया कि x1 इंटू 23 तो y2 माइनस y3 लेना है, उसके बाद प्लस में x2 लेना है 31, तो 31 और 12 तो 23 31 12 तो y3 माइनस y1 प्लस यहाँ से वो x3 बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ से y1 माइनस y2 हो जाएगा, ठीक ना। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला देख लेते हैं त्रिकोणमिति का एकदम VVI सारा मतलब फार्मूला। तो त्रिकोणमिति से हम जानते हैं कि यहाँ से हाइपोटेनुअस को दर्शाया गया है जिसको हम कर्ण कहते हैं, और P से दर्शाया गया है यहाँ पे लंब को, और B से दर्शाया गया है आधार को, बेस जिसको कहते हैं। तो H से हो गया मेरा हाइपोटेनुअस, P से हो गया परपेंडिकुलर, और B से हो गया बेस हो गया, ठीक है ना, जिसको हम आधार कहते हैं। P से परपेंडिकुलर लंब हो गया और H से हो गया कर्ण। तो हम जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या तो H बराबर P का स्क्वायर रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह P निकालना होगा, यदि हमको लंब निकालना होगा तो रूट अंडर लगा देंगे H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब B यदि निकालना होगा तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। और हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति का 6 अनुपात होता है, साइन होता है,
साइन होता है, उसके बाद कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है, ठीक है ना। 6 अनुपात होता है। तो हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि साइन का अपोजिट कॉसेक, तो साइन p/h है तो इसका हो जाएगा अपोजिट h/p हो जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस का उल्टा सेक है तो b/h है तो इसका h/p हो जाएगा सेक का। टेन का p/b है तो इसका कॉट का हो जाएगा यहाँ से b/p हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब अपोजिट दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद अगला हम देख लेते हैं यहाँ से। अगला यहाँ से फार्मूला दिया हुआ है कि साइन इंटू कॉसेक, इसका यदि इंटू दिया हुआ रहेगा, ठीक ना, यदि गुणनफल रहेगा तो साइन का अपोजिट जो भी है जिसका अपोजिट रहेगा तो उसका मान जो होगा 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। मान लेते हैं कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो साइन इंटू कॉसेक का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद अगला हम देख लेते हैं। देखिए साइन का अपोजिट हमेशा क्या होता है कॉसेक, तो 1/कॉसेक कर देना है, कॉसेक का हो जाएगा 1/साइन थीटा, ठीक है ना। अगला हम देख लेते हैं, यहाँ से आगे दिया हुआ है कि कॉस इंटू सेक का मान भी 1 होगा, ठीक ना। हम जानते हैं कि कॉस का अपोजिट जो होता है सेक होता है, इसलिए इस दोनों का इंटू 1 हो जाएगा। टेन का भी 10 इंटू कॉट होगा तो 1 हो जाएगा। कॉस बराबर 1/सेक, सेक बराबर 1/कॉस, ठीक ना। ये सब अपोजिट याद रखना है आपको। टेन बराबर हो जाएगा 1/कॉट। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है और कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये हमेशा प्रॉपर्टीज में यूज होता है, इसको ध्यान रखना है बनाने में, प्रूव करने में। कॉट बराबर होता है कॉस बटे साइन हो जाता है साइन थीटा। उसके बाद देखिए टेन स्क्वायर यदि निकालना होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर हो जाएगा। यदि टेन स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो हो जाएगा, इसका मान डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 + टेन स्क्वायर थीटा प्लस बटे हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। यदि कॉट स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बटे 1 + साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए अब आ गया है पूरक का सवाल। यहाँ से पूरक, यदि साइन का पूरक पूछेगा ना तो साइन का पूरक हो जाएगा यहाँ से कॉस। तो आपको जब भी मिल जाए ना साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है तो यहाँ से कॉस थीटा हो जाता है। यदि कॉस 90 - थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 - थीटा का मान जो होगा ये हो जाएगा साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। यदि टेन 90 - थीटा होगा तो कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट 90 - थीटा होगा तो टेन थीटा। सेक 90 - थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 - थीटा बराबर सेक थीटा। तो ये हो गया पूरक का, ठीक ना। ये पूरक वाला याद रखिएगा काहे कि ये भी पूरा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 होता है। यदि साइन स्क्वायर का मान निकालना होगा तो हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, या हमको यदि साइन थीटा यदि सिंगल निकालना होगा तो हो जाएगा यही स्क्वायर जो है ना इस पे आ जाता है, इस साइड इक्वल की इस साइड तो रूट ले लेता है, ठीक है ना। तो रूट अंडर हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अगला दिया हुआ है कॉस स्क्वायर यदि थीटा निकालना होगा तो आपको हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, या तो कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखिए आपको यदि मिल जाए कि यहाँ से कि सेक स्क्वायर थीटा और -10 स्क्वायर थीटा, तो इसका मान 1 होता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा रहेगा तो इसका मान 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा यदि निकालना होगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल, हम इसके जगह इतना रख सकते हैं। तो ये सब जो है ना सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक ना, ये सारा फार्मूला को। अब अगला में चलते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा - कॉट स्क्वायर थीटा रहेगा तो इसका मान 1 होता है, ठीक है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। यदि कॉट स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इसके जगह हम पुट कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब हम जो है ना इसका टेबल देख लेते हैं सारा इसका, काहे कि यहाँ जो है ना जब तक आप टेबल याद नहीं करते हैं तो आपका जो है ना डिग्री वाला जितने भी सवाल हैं आपका अधूरा सवाल रह जाएगा, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान से याद कर लें या अन्यथा सीख जाएं निकालने के लिए। तो आपको जो है ना यदि नहीं बनाने आता है तो आप जो है ना इसका वीडियो फुल बना दिए हैं, आप निकालने के लिए भी सीख सकते हैं। तो आपको अब जो है ना जैसे आप एग्ज़ाम देने जाएंगे या तो 10th में जाने वाले हैं तो आपके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा फार्मूला सारा। चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं सभी को। देखिए यदि आपको
ये त्रिकोणमिति चार्ट नहीं याद है तो आप इसको जरूर याद कर लें, काहे कि 2 से 3 नंबर यहाँ से खाली दिया जाता है सवाल। ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं ऐसा क्वेश्चन, 2 नंबर वाले में और 1 नंबर वाले में। तो देखिए यहाँ से साइन थीटा के ये सभी का वैल्यू क्या करना है, याद कर लेना है लिख करके, ठीक ना। चलिए अब हम अगला देख लेते हैं। अगला फार्मूला अगला है, इसमें देखिए कि पाई का मान जो है ना 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक ना। यदि सरफेस एंड वॉल्यूम में यूज करेंगे तो पाई का मान 22/7 जानते हैं, और पॉइंट में लेते हैं तो 3.14 के इक्वल होता है, लेकिन डिग्री में लेना होगा तो 180 के बराबर होगा, ठीक ना। तो यहाँ देखिए पाई/2 बराबर 90 डिग्री हम लेंगे, काहे कि पाई का मान 180 हो गया, अब बटे 2 करेंगे तो कट के कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और पाई का मान 180/3 करेंगे तो ये 60 के इक्वल हो जाएगा, 4 करेंगे तो 45 के इक्वल, और 6 करेंगे तो 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे सवाल जब भी आए ना पाई/6 या पाई/4 तो समझ जाना, यदि हम लिख देंगे 10 पाई/4 तो समझ जाना कि मतलब यहाँ से 180/4 किए तो ये 10 45 डिग्री का मान है, ठीक ना। तो 10 45 का मान 1 के इक्वल होता है, तो ऐसे निकालने के लिए आपको सुविधा होगा, ठीक ना। चलिए अगला हम देख लेते हैं। यहाँ से सारा हम क्षेत्र, यहाँ से मेंसुरेशन का सारा फार्मूला हम देख लेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से दिया हुआ है कि वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। उसके बाद वृत्त पर के किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। उसके बाद मान लेते हैं कि यहाँ से देखिए एक वृत्त है ना, यहाँ से एक वृत्त है, एक बिंदु से हम एक ही स्पर्श रेखा को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ से सारा ऑब्जेक्टिव वॉल लिनियर दिया हुआ है, इसको याद रख लीजिए बढ़िया से। उसके बाद देखिए वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। उसके बाद यहाँ से अगला है दिया हुआ है कि वृत्त के किसी भीतरी बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। कहिए कि यहाँ देखिए बाह्य बिंदु से हम खींच सकते हैं, लेकिन भीतरी बिंदु से कैसे खींचेंगे, तो संभव नहीं है, ठीक ना। अच्छा अगला जो है ना, हम जानते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या होता है ये व्यास/2 होता है, मतलब व्यास के क्या होता है, यहाँ त्रिज्या जो होता है व्यास के आधी होता है, ठीक ना। अच्छा उसके बाद जो है ना हम यहाँ से लिख लेंगे कि अर्धवृत्त जो है ना, अर्धवृत्त का परिधि जो होता है πr इंटू प्लस यहाँ से परिमिति मिलेगा आपको, ठीक है ना, परिमिति मिल जाएगा, परिमिति यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि अर्धवृत्त की परिमिति पूछे तो हो जाएगा πr प्लस 2r के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला दिया हुआ है वृत्त की परिधि, तो जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2πr इक्वल होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2 होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लेंगे तो θ/360 गुना πr² लिख देंगे। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछे तो आपको 1/3 गुना πr² लिखना है। और त्रिज्यखंड के यहाँ से चाप की लंबाई यदि पूछे ना, तो चाप की लंबाई का सूत्र जो होता है ये होता है θ/360 गुना 2πr के इक्वल होता है, ठीक है ना। वर्ग का विकर्ण निकालना होगा तो यहाँ से √2 गुना भुजा लिख देंगे। वर्ग का परिमाप निकालना होगा तो √4 गुना, यहाँ से 4 गुना भुजा के इक्वल होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल होगा तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अगला देख लेते हैं, आयत का विकर्ण निकालना होगा तो √L² प्लस b² हो जाएगा। आयत का परिमाप 2 × L प्लस b हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई मतलब L गुना b हो जाएगा। घन का विकर्ण √3 गुना भुजा लिखेंगे हम। घन का क्षेत्रफल हो जाता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घनाभ का विकर्ण हो जाएगा √L² प्लस b² प्लस h²। उसके बाद हो जाएगा घनाभ का क्षेत्रफल जो होगा 2 × LB प्लस BH प्लस LH हो जाएगा, ठीक ना। आपको पता ही है कि L दर्शाता है लंबाई को, B चौड़ाई को, और H दर्शाता है ऊंचाई को, ठीक ना। बेलन का वक्र पीछ क्षेत्रफल यदि पूछे तो ये हो जाएगा 2πrh। अब बेलन का आयतन यदि पूछे ना, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। उसके बाद बेलन का संपूर्ण पीछ क्षेत्रफल पूछ दे तो 2πr × r प्लस h हो जाएगा, ठीक ना। या तो इसी को 2πrh प्लस 2πr² भी लिख सकता है, ठीक। घनाभ का आयतन जो होता है L गुना b गुना h होता है, ठीक ना। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद बेलन का आयतन हो जाता है πr²h। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं a/4 गुना √4b² माइनस a² हो जाएगा, ठीक ना। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या तो हिरण्स का क्षेत्रफल यदि आपको लिखना होगा तो हो जाएगा √S × S - a
इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो जाएगा। गोले का आयतन यदि निकालना होगा तो गोले का वक्र पीछ क्षेत्रफल होता है या संपूर्ण पीछ क्षेत्रफल, क्या कि संपूर्ण होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो गोले का वक्र पीछ क्षेत्रफल हम नहीं बोल सकते हैं, यहाँ से संपूर्ण बोलेंगे, ठीक। उसके बाद अर्धगोले का वक्र पीछ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पीछ क्षेत्रफल हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद अर्धगोले का जो आयतन होता है इसको याद रखना है, आयतन जो होता है आयतन ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है अर्धगोला का, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा तो L इक्वल टू हो जाएगा √h² प्लस r² हो जाएगा। शंकु का वक्र पीछ क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल। शंकु का यहाँ से वक्र संपूर्ण पीछ क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर इंटू आर प्लस एल हो जाएगा, या तो हम लिख सकते हैं पाई आर इंटू आर प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला हम देख लेते हैं। शंकु का आपका आयतन हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप लिख सकते हैं यहाँ से पाई कॉमन ले लेना है, r1 प्लस r2 इंटू एल हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से एल तिर्यक ऊंचाई को दर्शाता है। उसके बाद हो गया शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पीछ क्षेत्रफल जो होगा पाई इंटू आर प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा r1 प्लस r2 मल्टीप्लाई एच, यहाँ से हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 1 प्लस पाई आर स्क्वायर 2 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद शंकु के छिन्नक का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर, यहाँ से पाई एच इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा r1 इंटू r2 हो जाएगा। यदि हम आपको माध्य निकालना होगा तो माध्य के लिए डायरेक्ट सूत्र लगाना है सिग्मा एफ एक्स बटे यहाँ से सिग्मा एफ हो जाएगा, ठीक ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक ना। उसके बाद यदि बहुलक निकालना होगा तो बहुलक बराबर सूत्र होता है एल प्लस यहाँ से हो जाएगा f1 माइनस f0 बटे 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 गुना यहाँ से I लिखो या h, यहाँ से l, यहाँ से क्या लिख सकते हैं h हम लिखेंगे, ठीक है ना, जिसको हम हाइट कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला हो जाएगा मेरा माध्यक बराबर, तो माध्यक हो जाएगा यहाँ से देखिए तो यहाँ से माध्यक बराबर हम लिखेंगे l प्लस n/2 माइनस सी एफ, जिसको हम यहाँ से संचयी बारंबारता कहते हैं, सी एफ दर्शाता है। अब बहुलक बराबर एक सूत्र रखना है यहाँ से आद कि 3 गुना यहाँ से क्या हो जाएगा 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद हम प्रायिकता में आते हैं कि असंभव घटना की जो प्रायिकता होता है 0 होता है, संभव घटना की प्रायिकता 1 हो जाता है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, ठीक है ना। उसके बाद और निश्चित घटना का प्रायिकता 0 होता है, ठीक ना। उसके बाद प्रायिकता का सूत्र जो होता है घटना की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।